प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। आज 24 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हुआ था। देखिए, कोलाइड, निलंबर और पायस से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो तीनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, डायरेक्ट उदाहरण से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है। कोलाइड क्या कहलाता है? कोलाइड एक मिश्रण ठोस, तरल और गैस को कहते हैं। ठीक है, ऐसा मिश्रण जो ठोस, तरल और गैसों का एक मिश्रण होता है, जैसे वो कोलाइड कहलाता है। कोलाइड के कुछ उदाहरण है, जैसे दूध है ना, क्या एक कोलाइड का उदाहरण है। मक्खन, मेयोनीज, कोहरा, धुआं, रंगीन रत्न, जिलेटिन, स्याही, ये सब कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण से याद रखना है। निलंबन की बात करते हैं तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें कुछ कण खड़े होने पर मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं। निलंबन का उदाहरण है जैसे रेत और पानी का मिश्रण, ये क्या है? निलंबन का उदाहरण है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन निलंबन का उदाहरण है, तो रेत और पानी का मिश्रण क्या है? निलंबन का उदाहरण है। पायस की बात करते हैं तो पायस तरल के साथ तरल का मिश्रण, ये पायस कहलाता है। जैसे कि तेल, पानी, ये सब क्या पायस है। दूध क्या एक पायस है। ठीक है, पायस क्या बोलते हैं? इमल्सन को। ठीक, पूछा था नेक्स्ट क्या, दाब की एसआई इकाई क्या है। तो अभी पिछले डिस्कशन में आपको बताए थे दाब की सारे बारे में। दाब के एक क्वेश्चन आया था कि एक एटीएम बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको सारे चीज़ हम उस समय एनालिसिस में बताए थे कि दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखना क्या, एनसीईआरटी के जानकारी के अनुसार क्या एक एक बार बराबर पूछे कितना होता है, तो 1,00,000 पास्कल होता है। एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल होता है, याद रखना है। और एक वायुदाब यानी कि एक एटीएम बराबर 1,01,325 पास्कल होता है। और यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि दाब की एसआई मात्रा हो गया, ये पास्कल हो गया। अच्छा, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र का नाम क्या मालूम? तो वो है बैरोमीटर। ठीक है, अब बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया पूछेगा, तो टोरी सेली ने किया है। बैरोमीटर का आविष्कार टोरी सेली ने किया था। नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसके विश्व धरोहर स्थल से चीज़ें आपको बता भी रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना है ना। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, है ना। नई दिल्ली में ये जुलाई 2024 में हुआ था। बात करते हैं विश्व धरोहर की यूनेस्को का, है ना। यूनेस्को के अंतर्गत आता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। यूनेस्को की स्थापना हुआ 1945 में और यूनिसेफ का कब हुआ? तो 1946 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो आपको ऐसे याद करवाए थे। देखिए, यूनेस्को और यूनिसेफ को देखिए, तो पेरिस और न्यूयॉर्क में कभी आपको क्या कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे रिलेट करना है। देखिए, ने में ऐसे है ना, तो पेरिस, पेरिस ये वाला है ना, आयकर वाला। ठीक है, तो ये यूनेस्को का हो गया पेरिस, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया। विश्व धरोहर स्थल से आपको चीज़ें बता रहे हैं लगातार। ठीक है ना, जैसे चारों आपको विश्व धरोहर स्थल याद रखना है कि कहाँ है, कौन सा है और कहाँ है। जैसे 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो वो है धौलावीरा, कहाँ है? गुजरात में। 41वां विश्व धरोहर स्थल है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 42वां कौन सा है? होयसल मंदिर समूह है, जो कि कर्नाटक में है। 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो वो है मोइदम, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो ये वाष्पीकरण, इसका करेक्ट आंसर हुआ था ना, ऑप्शन में वाष्पीकरण था। तो क्यों पहनना चाहिए, तो यहाँ इसको भी समझिए। देखिए, शारीरिक क्रिया के कारण, शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने एवं शरीर के ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मी से हमें ज़्यादा पसीना आता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे शरीर को शीतलता मिलती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना एवं इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में और आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है ना। तो वाष्पीकरण इसका करेक्ट आंसर हुआ था। इसलिए हमें गर्मियों में क्या सूती कपड़े पहनने चाहिए। यौगिक और मिश्रण की संतति, यहाँ संतति हो यहाँ, है ना। तो इससे मतलब क्वालिटी के बारे में क्या इसका गुण है, यौगिक और मिश्रण सा एक क्वेश्चन आया था। तो यौगिक का मिश्रण में क्या है, इसमें भौतिकी और रासायनिक गुण होता है। यौगिक और मिश्रण में देखिए, यौगिक और मिश्रण दोनों ही दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों से बने होते हैं। यौगिकों और मिश्रणों में भौतिक और रासायनिक गुण समान होता है। नेक्स्ट है पीएच मान का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो पीएच मान का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी घोल या पदार्थ की अम्लता या तो क्षारीयता मापने के लिए। पीएच मान के बारे में भी आपको डिटेल से बता रहे हैं लगातार। पीएच मान का आविष्कार किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। पीएच मान का जो होता है 0 से 14 तक होता है। 7 से कम जो होता है वो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय, 7 के बराबर जो होता है वो होता है उदासीन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रिज्म में रंगों का डिवीजन किस वजह से होता है, यानी कि जो विक्षेपण होता है
मतलब कि जो बिखराव होता है वो किसकी वजह से होता है, तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, जब श्वेत वस्तु किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न रंग अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य भिन्न होती है, जिसके कारण प्रिज्म से अपवर्तित होने पर अलग अलग कोनों पर मुड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रंगों का दृश्यमान स्पेक्ट्रम बनता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। और जो आपका 23 तारीख वाले एग्जाम में क्या पूछा था कि किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो वहाँ भी ध्यान देना था। लगातार उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो विक्षेपण बैंगनी का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, इसलिए उसका विक्षेपण कम होता है, ठीक है, क्योंकि पावरफुल है, उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो विक्षेपण कम होगा, ऐसे ध्यान रखना है। और बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य कम है, इसलिए इसका बैंगनी रंग का विक्षेपण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, एथीन का योगात्मक अभिक्रिया में प्रयुक्त निकेल उत्प्रेरक को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एथीन की योगात्मक अभिक्रिया में प्रयुक्त निकेल उत्प्रेरक को रेनी निकेल कहा जाता है, रेनी निकेल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा इथेन जो है 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सूक्ष्म रूप से विभाजित में कौन सा उत्प्रेरण काम करता है, तो ये पैलेडियम रहता है ना। पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो पैलेडियम उत्प्रेरक होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो देखिए आपको कल भी बताए थे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं, आपको याद हो गया होगा। समांतर क्या बताए थे, जैसे दो रेखा ये समांतर है तो समांतर वाले में क्या होता है, बटा में होगा, है ना। कुल योग पूछेगा तो 1 बटा, है ना, ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे वाला 1/r प्लस 1/r2 ऐसे होगा, ये समांतर क्रम में, ठीक है। और श्रेणी क्रम में जो रहेगा वो r1 प्लस r2 और प्लस r3 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो क्या बोला कि जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो समांतर में क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बटन में हो जाएगा। मान के चलिए कि कोई आप प्रतिरोध दे दिया 3, ठीक है, फिर 3 दे दिया, 3 है, ठीक है। अब इसको कुल जोड़ेंगे तो बटन में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, टोटल से कम हो जाएगा ना। जैसे टोटल इसका है क्या, 3 3 9 है, लेकिन बटन में कर देंगे 1/3 1/3, तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा था, ये आसानी से आप टिक कर सकते थे जब आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो ये आसानी से आंसर बना सकते थे कि सर्किट का कुल प्रतिरोध किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध के प्रतिरोध से कम हो जाएगा, क्योंकि समांतर में जुड़ा यानी कि 1/, हो गया तो ये कम हो जाएगा। जैसे 3 से भी ये कम हो जाएगा टोटल, ठीक है। जैसे 3 3 है या तो 4 4 है तो उससे भी कम हो जाएगा ये, ठीक है। यही श्रेणी क्रम में रहता तो जो व्यक्तिगत प्रतिरोध से क्या होता, अधिक हो जाता है ना। जैसे व्यक्तिगत यानी 3 है एगो का, तो दूसरा है 3 है, टोटल जोड़ेंगे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। या तो जितना रहेगा उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो सिंपल समझ गए होंगे, है ना। श्रेणी क्रम में ज़्यादा हो जाएगा, समांतर क्रम में क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और दोनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार किस पार्टी ने जीता, तो बीजेपी ने जीता है, ठीक है। उड़ीसा विधानसभा की 147 सीटों पर, है ना, बीजेपी 147 सीटों में बीजेपी 78 सीट जीता, वहीं बीजू जनता दल ने 51 सीट जीता था और कांग्रेस 14 सीट मिला था, ठीक है। और अभी उड़ीसा का कौन बने, भजन लाल शर्मा, है ना, मुख्यमंत्री। तो वो भी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जो भी करेंट है सारे आपको रिवीजन कर लेना। और हो सकता है एक वीडियो भी ला देंगे आपको, ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया था, तो ये 12.90% ये किया गया था, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय को ये इतना मिला है। देखिए, एक बार आपको शिक्षा वाले में पूछा था, ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताए थे कि 6 लाख है, सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय पे बजट का जो है सबसे ज़्यादा है किस पे, रक्षा मंत्रालय पे खर्च किया गया 6.22 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जो कि कुल बजट का लगभग 12.90% है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो रक्षा मंत्री करते हैं। कौन है अभी, राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अगस्त 2024 में मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तो ये झारखंड द्वारा शुरू किया गया था। कल भी झारखंड से प्रश्न आया था, है ना, झारखंड द्वारा से शुरू किया गया था, ध्यान रखना है। झारखंड अगर पूछ लिया जाए सरहुल कहाँ का त्यौहार है, सरहुल जो है तो ये झारखंड का, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसका डिटेल्स थोड़ा देखते हैं कि इस योजना के तहत 21 साल से 50 साल की महिलाओं को सालाना 12 किस्तों में 12,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना। अगले महीने यानी सितंबर से जब शुरू हुआ था, तो हर महीने 15 तारीख को मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में डालना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का तब बनता है जब वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का तब बनता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा और वस्तु के ही आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 ELO रेटिंग बैरियर को पार करने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय बनकर इतिहास किसने रचा है? तो ये ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी बना है, तेलंगाना की है, तेलंगाना का है अर्जुन एरिगैसी। अच्छा, विश्व शतरंज भी विजेता कौन बन गया? तो भारत के बने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का कौन जीत लिया? तो डी गुकेश। नेक्स्ट है मक्खन में परिक्षिप्त परावस्था क्या होती है? तो मक्खन में परिक्षिप्त परावस्था तरल होती है। मक्खन एक कोलाडी विलयन है, पीछे भी अभी उदाहरण में बताए थे। मक्खन क्या है? कोलाडी विलयन है और इसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? तो ये है घोंघा, और कुछ मछलियां अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो पायरुवेट में कितने कार्बन परमाणु होंगे? तो ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो पायरुवेट में 3 कार्बन परमाणु होंगे। इसका करेक्ट आंसर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये भी याद रखना अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कि 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है जब चम्मच के अंदर की ओर मुड़े हुए भाग में देखते हैं तो इमेज उल्टा बनता है, यह किस दर्पण का उदाहरण है? तो ये अवतल दर्पण का उदाहरण है। ठीक है, जब चम्मच के अंदर की ओर मुड़े हुए भाग में देखते हैं तो इमेज उल्टा दिखता है, तो ये किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये दोनों चीज़ें, उसमें अंतर क्या है, क्वालिटी क्या है, ये जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण जैसे कि अगर पूछे जाए कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चम्मच का उभरा भाग उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों होता है ना। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में क्या होता है? दोनों होती है। जब कोई वस्तु जमीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे ही वस्तु जमीन को छूती है उसकी सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कैपिटल जी का मान पूछा था, कितना होता है? 6.673 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, 6.67 गुना 10 के पावर -11, ये याद रखना है। और इसे ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। अगर आपसे स्मॉल जी का मान पूछ लिया जाए तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो याद रखना है, इसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहा जाता है स्मॉल जी को, है ना। 9.8 काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे आया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आया था। क्या क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ रहा है? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण, इससे चीज़ें याद रखना है। जैसे ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का त्याग करता है। इसका ठीक उल्टा होता है अवकरण में। क्या होता है? अवकरण को अपचयन बोला जाता है। अवकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का त्याग करता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, यानी वृद्धि होती है। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया था क्या, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, सभी अंगों में वृद्धि हार्मोन उत्सर्जित करता है? तो वृद्धि हार्मोन उत्सर्जित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि का करता है। ठीक है, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो वो है पीनियल ग्रंथि, ये याद रखना है। और ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आया था कि आयनिक बंधों की परिभाषा के अनुसार धातु और अधातु के बीच बना यौगिक कौन सा है? तो वो ऑप्शन के अनुसार से कौन सा आयनिक बंध बनाएगा? तो वो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्या? सोडियम क्लोराइड हुआ था। स्पर्म का निर्माण कब होता है? ये क्वेश्चन आया था। तो स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से कम तापमान पर होता है। जो शरीर का तापमान नॉर्मल होता है उससे कम तापमान पर होता है। शुक्राणु का उत्पादन शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अगर एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 मीटर है तो इसका विकर्ण 70 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा, इसको अभी एक बार बना लीजिएगा। यही सेम पूछा जाएगा, ये डाटा अलग रहेगा लेकिन सेम पूछा जाएगा। तो आपको याद इसमें क्या क्या रखना है? समचतुर्भुज में क्या होता है? देखिए, ये समचतुर्भुज हो गया। इसमें क्या बोला कि एक विकर्ण का मान 70 दे दिया है, तो ये विकर्ण हो गया। ठीक है, तो इसको 70 दिया तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे आप बीच में, तो ये 35 हो जाएगा ये, और 35 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ भी मिला दीजिए विकर्ण। और इसका परिमाप दिया 148, तो 148 जब परिमाप दिया तो भुजा इसमें क्या सब बराबर होता है। 4 से भागा दीजिएगा इसको,
तो 4 तिया 12 और 4 सतिया 28, यानी कि 37 37 ये सब भुजा है, ठीक है। तो अब क्या है, हमको क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण आपका दिया हुआ है 70, तो एक विकर्ण ये 70 दिया हुआ है, ठीक है। 35 35 ये वाला निकालना है, तो ये वाला कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है, और ये वाला निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज समकोण बनेगा 90 डिग्री कोण, तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस ऐसे आधार स्क्वायर कर से निकाल लेंगे, यानी कि रूट अंडर 37 का स्क्वायर और ये करेंगे -35 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे निकाल लेंगे, निकल जाएगा ये निकलेगा, इसको दोगुना कर देंगे। जब इसको निकालिए कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 37 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 दूनी 70 दो 72, 72 माइनस गुना क्या हो जाएगा, 37 माइनस 35 कितना हो 2, यानी कि 72 दूनी 144, तो रूट 144 का मान कितना हो जाएगा 12 है ना, 12 होगा, तो यानी 12 दूनी 24, तो यहाँ गुना 24 कर देंगे। दूसरा विकर्ण कितना निकल गया 24, अब इसको 2 से काटेंगे तो 12 से कट जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा 12 गुना 70, तो 12 84, यानी कि 840 मीटर स्क्वायर हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो याद क्या रखना है इसमें, तो वही आपको जो कि आपका सूत्र पहले याद रखना है, हाफ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, और यहाँ से जो है ये वाला आपको निकाल लेना क्या, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करके वो दूसरी भुजा निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था और ये आएगा भी, है ना, ध्यान रखना है। मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाएगा लगातार सब शिफ्टों में, इसलिए याद रख लेना। मध्य अनुपात पूछेगा तो क्या करना है, तुरंत कर देना क्या, इसको मानिए ए और ये बी, रूट अंडर ए बी कर दीजिए, आंसर हो गया मध्य अनुपात, ठीक है। अब इसको रूट अंडर ए बी करिए, यानी कि रूट अंडर ए कितना 25 और गुना बी कितना 36, तो इसका करिएगा कितना होगा, इसका रूट निकालेंगे तो 5, 25 का और 6 का निकालेंगे 36 का 6, आंसर क्या होगा 5 6 30, ठीक है। ये हो गया क्या मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का सूत्र लिख लीजिए आप, है ना, रूट अंडर ए बी, है ना, लिखना जरूरी है, नहीं लिखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, पछताइएगा। ये मध्य अनुपात हो गया। और तृतीय अनुपात में बोलेगा जैसे कि ए और बी 3 को अंक दे दिया सी, अब बोला इसका तृतीय अनुपात निकालिए, मान के चलिए ए और बी है सी है, तो इसमें तृतीय अनुपात निकालना है, जैसे ए और बी का मान दे दिया और ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो इसको देखिए ऐसे समझिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मालूम, बी स्क्वायर, यहाँ एक्स रहता है, ठीक है, यहाँ एक्स है, तो बी स्क्वायर बटा ए, है ना, या तो एक्स रहे या तो कुछ भी रेसी रहे, तो इसका फॉर्मूला तृतीय अनुपात का क्या निकालना है, तो बीच वाला के स्क्वायर बटा ए, है ना, तो ये तृतीय निकल जाएगा, है ना, 2 को दिया रहेगा। तो जैसे कि इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कैसे मालूम, एक 12 दे दिया, ठीक है, बी दे दिया 30, ठीक है, और यहाँ तीसरा अनुपात पूछा, तीसरा निकालिए, तृतीय अनुपात इसका निकालिए ना, ये अनुपात 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 अनुपात, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो बी स्क्वायर यानी 30 गुना 30 अब बटा ए कर देंगे 12, अब इसको काट दीजिए, 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, फिर ये 4 है क्या, 2 गुना 2 है, तो एक बार 2 से ये कटेगा 15, एक बार 2 से कटेगा ये 5, यानी 15 5 75 हो जाएगा तृतीय अनुपात, ठीक है। अब तृतीय अनुपात के समझ गए, तृतीय अनुपात यानी एक का मान देगा ए बी दे देगा, 80 निकालना है आपको, ठीक है, ये अनुपात दे दिया 80 या तो एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे बिचला का स्क्वायर बटा ये पहलू का, है ना, तो बी स्क्वायर बटा ए ये लिख लीजिएगा, ठीक, बी स्क्वायर बटा ए। और चतुर्थ अनुपात बोलेगा निकालना, यानी कि जैसे पहला दे दिया अनुपात बी दे दिया और सी और डी का मान यहाँ एक्स या तो डी कुछ भी बोलेगा, निकालिए चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात कैसे निकालना है, तो होता क्या, इतना बटे इतना, है ना, यानी कि ए बटा बी बराबर में सी बटा डी, ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ जो भी पूछेगा निकाल दीजिएगा, या तो अगर ऐसे ई वाला नहीं भी करना है तो मोटा मोटी कैसे कर देना मालूम, ये दोनों का गुना और ये दोनों का गुना बराबर कर देना है, तो निकल जाएगा। जैसे कि 10 अनुपात 12 दिया, ठीक है, और 15 अनुपात x, इसमें x है चौथा, तो चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो कैसे निकलेंगे, ये दोनों गुना करिए कितना होता है, 12 गुना 15 करेंगे, 15 गुना 12 180, तो इसको कितना से गुना करेंगे, ये भी 180 हो जाएगा, दोनों गुना बराबर करना है, तो यहाँ 18 से गुना करेंगे, ये 18 इसका आंसर हो गया चतुर्थ अनुपात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तीनों याद रखना है, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आसानी से बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, आपसे कल पूछ दिया जाएगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसको आसानी से निकाल लेना। कैसे बनेगा, देखिए पहले इसको समझिए, बनेगा तो आसानी से काफ़ी, लेकिन देखिए अगर सिंपल पूछे प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो फॉर्मूला लोग आते हैं n इंटू n+1/2 निकालते हैं, ठीक है। लेकिन औसत कैसे निकालते हैं, तो जो कुल संख्या रहता है
उसमें क्या करते हैं, जितना संख्या उससे भागा देते हैं। तो संख्या इसमें है कितना, n है ना, n संख्या, तो n से भागा देंगे तो n कट ही जाएगा, तो आंसर क्या आ जाता है, डायरेक्ट n+1/2। तो उसी तरह इसको क्या करना है, 10 प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा तो n+1/2 यानी 10 + 1/2 कर देंगे, यानी जितना है उसमें 1 जोड़ के आधा कर दीजिए। 10 × 11 बटे आधा, आधा करिए क्या होगा, 5.5, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये तो लिख के निकाल लीजिएगा। पहली 5 छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें खुद से और 1 से, सिर्फ खुद से और 1 से विभाजित होता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। पहली 5 बोला तो 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 11 7 18, 18 और ये 5 3 8 2 10, 18 10 28, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं था, है ना, ये अपने से आपको हम दिए हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का आ रहा है कि ए बी से इतना प्रतिशत कम है, या तो ए बी से इतना प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, देखिए ए बी से 20% या तो 15% दे दे, कम है तो अब पूछेगा कि बी जो है ए से कितना अधिक है, या तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको बनाना कैसे, देखिए ऐसे बनाइएगा, बनाना सीख जाइए, ठीक है, खाली कैसे बनाना है, मतलब शॉर्ट कर एकदम आराम से बना लेना है, कोई ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बोलेगा इस टाइप का प्रश्न आएगा आपके पास, ठीक है, ए बी से 20% कम है, तो पहले क्या करना है, 20 लिख देना है, ऊपर लिख दीजिएगा 20। कम है बोला तो 100 में से 20 घटा के नीचे लिख दीजिए, कम है तब, गुना 100, आंसर हो गया खटाक से, कोई एकदम दिक्कत नहीं है। 20 चौका 80 और 4 से काटिए 25 आंसर। ठीक है, अगर बोलेगा कि 20%, ये बोलेगा कि अधिक है, तो जैसे 20 लिखिए, दोनों में 20 ऊपर लिखिए, अधिक बोलेगा तो नीचे 100 में 20 जोड़ देना है और गुना 100 करिए, आंसर एकदम अनमुना है, एकदम इसी तरह मार देना है। ठीक है, तो समझ गए ना इसको। जैसे यहाँ बोला कि ए 20 से 20% कम है, डायरेक्ट 20 लिखिए, कम बोला तो 100 में से घटा के लिख दीजिए और गुना 100, आंसर देखिए 20 चौका 80 है ना, 4 से कट गया 25, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका फर्स्ट शिफ्ट पूरा होता है समाप्त, और मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।